विश्व एक गंभीर बीमारी से जकड़ा हुआ है जो कि कोरोना वायरस के कारण होती है। वायरस और बैक्टीरिया में ये अंतर होता है कि बैक्टीरिया का हम लोग प्रभाव विशिष्ट औषधियों से कर लेते हैं, परंतु इस रोग की कोई विशिष्ट औषधि अभी तक स्थापित नहीं हुई है। बहुधा लोग क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं। इस गोली को आप बिना किसी डॉक्टर की राय के ना लें। पहले तो यह सिद्ध होना चाहिए कि उस व्यक्ति को कोरोना रोग है, और उसके बाद ये कितने डोज में ली जाएगी वो भी जैसे डॉक्टर बताएं जितने दिन के लिए उतने दिन के लिए लें। और आप लोगों से यही विनती है कि उसको बिना डॉक्टर की जांच किए और उनकी राय के बिना ये दवाई अपने मन से ना लें। नमस्कार, मैं अंजना तिवारी, एडिशनल एसपी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल उज्जैन। इस समय कोरोना संक्रमण और महामारी के चलते जो परिदृश्य निर्मित हुआ है उससे हर नागरिक के मन में कुछ न कुछ आशंका है, लेकिन यह समय सकारात्मक सोच के साथ अपने अपने कार्य निष्पादित करने का। इस समय चाहे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हों, या चिकित्सा विभाग के संबंधित डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हो, या फिर नगर निगम के सफाई कर्मी या फिर एनजीओज, सभी अमूल्य योगदान दे रहे हैं और अपने अपने कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित कर रहे हैं। इस समय उन्हें सहयोग करने का, उनके कार्य को सम्मान देने का। इसके अलावा लॉकडाउन पीरियड में जो साथी अपने घरों में रह रहे हैं, जो इमरजेंसी सर्विस से जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वह इस समय का उपयोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने रुचि के कार्य को करने में व्यतीत करें, जिससे वे न सिर्फ प्रसन्न रहेंगे बल्कि सकारात्मक सोच भी प्रदर्शित होगी। इस समय हम सबकी जिम्मेदारी है कि शासन और प्रशासन के निर्देशों का पालन अक्षरशः करें, क्योंकि ये सारे निर्देश इस बीमारी के चलते, इस बीमारी से निपटने के लिए बनाए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सबके समर्पण से, हम सबके सहयोग से शीघ्र एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा और इस महामारी से निपटने में हम सब अपना अपना योगदान दे पाएंगे। नमस्कार, मैं मनीषा पाठक सोनी, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर में इंदौर में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पुलिस की हेल्प करें। पुलिस आपके लिए कोरोना के अगेंस्ट लड़ने में एक दीवार की तरह खड़ी है। न केवल पुलिस बल्कि स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, आपके डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, ये सब आपके और कोरोना के बीच में एक दीवार की तरह बने हुए हैं। हम लोग प्रतिदिन बहुत सुबह जल्दी उठते हैं और हमारे कई साथी जो हैं, जो कोर एरिया में ड्यूटी करते हैं, वो किस मेंटल प्रेशर से गुजरते होंगे आप समझ सकते हैं। आप सब यदि इनको सहयोग करेंगे तो ही वो इस लड़ाई को जीत पाएंगे। हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनमें से कई लोगों ने अपना घर भी छोड़ दिया है। वो घर नहीं जाते, अपने बच्चों से नहीं मिलते, सिर्फ फ़ोन पर बात होती है। और चूँकि हम ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ तमाम तरह के प्रेशर्स होते हैं, तो उन परिस्थितियों में फ़ोन पर बात करना भी संभव नहीं होता, समय पर खाना भी नहीं होता। खाना खाते वक्त भी डर लग रहा होता है कि हम किस माहौल में बैठे हुए हैं, वहाँ से हमको क्या किस तरह का इन्फेक्शन लग सकता है। पुलिस ने तमाम इंतज़ाम अपने खुद के स्टाफ के लिए भी किए हुए हैं। उनके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, उनके रहने खाने की व्यवस्था, कपड़े धोने की व्यवस्था। सीनियर ऑफिसर तमाम बार बार अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में उनको किस तरह डील करना है, कोई भी केस सामने आता है उसको किस तरह से निपटना है, खुद का बचाव भी करना है और जनता का बचाव भी करना है। तो हम सब आपके साथ हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम सब आपके लिए एक शील्ड की तरह खड़े हुए हैं। थैंक यू। मैं उमाकांत चौधरी, डीएसपी ट्रैफिक ईस्ट इंदौर हूँ, और मैं यहाँ इंदौर शहर में जो हमारे नाकेबंदी की गई है उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरे इंदौर शहर को सभी तरफ से हमने नाकेबंदी की गई है। इसमें 23 हमारे पॉइंट बनाए गए हैं और जिनमें 6 रूट पे अलग अलग राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी पॉइंट्स पर टीआई लेवल के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, साथ में फोर्स लगाया गया है। पर्याप्त फोर्स के साथ वहाँ बैरिकेडिंग कराकर वाहनों को चेक किया जा रहा है। ऐसे सभी वाहन जो अत्यावश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं, उन सभी वाहनों का प्रतिबंध से छूट है, उनको आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति या यात्री वाहन, उन सभी को चेक किया जा रहा है जिनके पास कोई वैधानिक पास नहीं है, या फिर ऐसे लोग हैं जो किसी अनावश्यक रूप से ही घूम रहे हैं या टहल रहे हैं, जिनका कोई बाहर जाने का या जिले में आने का कोई उचित कारण नहीं होता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
और पूरे इंदौर शहर में अंदर आंतरिक रूप से भी हमने कई सारे फिक्स पिकेट और पॉइंट लगाए हैं जो इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर शहर की जनता को मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही विकट परिस्थिति, सामान्य स्थिति किसी भी हालत में नहीं है, तो आप कृपया करके अपने घर में ही सुरक्षित रहें और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करें। आपकी छोटी सी भी गलती आपके और आपके परिवार, आपके मोहल्ले को इस विपदा में डाल सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इस संक्रमण से पीड़ित हो गए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में रहें, केवल घर में रहें। अत्यावश्यक परिस्थिति होने पे कई सारे हेल्पलाइन नंबर शासन प्रशासन पुलिस के आपको दिए गए हैं, उनका आप उपयोग करें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप इन हेल्पलाइन के नंबरों पर कॉल करके घर पहुंच सेवा का उपयोग लाभ ले सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरा पुलिस और प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। हम लोग भी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग भी इन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं कि कई हमारे पुलिस के साथी और स्वास्थ्य कर्मी या जो सेवाओं में लगे लोग हैं वो भी इस संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये हमारी कहीं ना कहीं एक ड्यूटी भी है और मजबूरी भी है। कृपया करके आप सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने घर में ही रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेखर राव, इंदौर IMA अध्यक्ष। आप सब लोग आज की स्थिति से अवगत हैं। देश और दुनिया इस कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सब घर पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बीमारी से बचे रहने का सिर्फ यही तरीका है। एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स एवं हेल्थ वर्कर इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए पब्लिक का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अगर घर से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है, तो आप मास्क लगाएं, ग्लव पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सख्ती से इसका पालन करें। तबीयत खराब होने पे अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और घरेलू उपचारों पर निर्भर नहीं करें। इंदौर के कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधिकारी एवं मेरे सहयोगी डॉक्टर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग इस मुश्किल की परिस्थिति में भी अपने स्वास्थ्य की चिंता करे बगैर निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस संकट की घड़ी से हम लोग जल्दी ही विजयी होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रंजीत चौधरी और मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी दवाई के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि बहुत अधिक चर्चा में है। ये दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत सरकार ने इसका 13 देशों में निर्यात करने का निर्णय लिया है। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस दवाई के सेवन के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण से पूर्ण तरीके से बचा जा सकता है। बस इसी के बारे में मैं आपसे चंद बातें करना चाहूँगा। ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं जिसमें यह पाया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद सिवियर सिम्टम्स तक का प्रोग्रेशन रोकने में कारगर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस दवा के सेवन के बाद में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से पूरी तरीके से बचा जा सकता है। दूसरा, इस दवाई का अन्य किसी भी दवाई की तरह बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो वृद्धों में, उन मरीजों में जिसमें किडनी और लिवर की समस्याएं हैं या पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में बहुत सिवियर हो सकते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के सेवन के बाद जो मिर्गी के पेशेंट्स हैं उनमें मिर्गी के झटके आने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसा देखा गया है कि कुछ मरीजों में अरिथमियाज यानी कि दिल के धड़कन में बदलाव आने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक और दवाई है अजीथ्रोमाइसिन जो कि सर्दी और खांसी के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली डॉक्टर्स देते हैं और इस दवाई के बाद में भी अरिथमियाज होने की संभावना बढ़ सकती है। तो यदि अजीथ्रोमाइसिन के साथ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दी जा रही है तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अरिथमियाज होने के चांसेस काफ़ी अधिक बढ़ जाएंगे।
तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस दवाई के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये एक ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी दवाई नहीं है जिसे हम किसी भी केमिस्ट से लेकर सेवन कर सकते हैं। इसके परिणाम बहुत अधिक घातक भी हो सकते हैं और इस दवाई को बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे के बगैर सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। अब हम इस बात को समझें कि इस दवाई का सेवन किन ग्रुप के लोगों में फ़ायदेमंद हो सकता है। तो जो भारत सरकार और जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोग हैं जिसमें इस दवाई का सेवन करना चाहिए। पहली कैटेगरी है एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स, जो कि सस्पेक्टेड यानी कि वो मरीज जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण होने का अंदेशा है या फिर कंफर्म्ड कोरोना वायरस से ग्रसित पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी सभी प्रिकॉशंस लेने हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें समय समय पर हाथ धोने हैं, मास्क का पूरे समय जो है वो प्रयोग करना है और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर PPEs यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना है। ऐसा करते हुए यदि उनमें कोरोना वायरस संक्रमण के कोई भी लक्षण आते हैं तो उनको तुरंत हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग निर्देशित है वो है कोरोना वायरस से ग्रसित पेशेंट्स के क्लोज फैमिली कॉन्टैक्ट्स। लेकिन ये जो फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं जब ये दवाई ले रहे हैं तो उनको पूर्ण रूप से घर के अंदर ही रहना है और वो घर के बाहर नहीं निकल सकते। यदि इन फैमिली कॉन्टैक्ट्स में भी संक्रमण का कोई भी लक्षण आता है तो उन्हें हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ को सूचित करना है। इसके अलावा यदि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के सेवन के दौरान उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको विस्तार से आपके प्रैक्टिशनर्स द्वारा जो है वो निर्देशित किया जाएगा। तो यदि ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो भी हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ को तुरंत सूचित करना है। तो मैं आपको फिर से ये बात समझा दूं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सिर्फ 2 ही कैटेगरी है जिसमें इसका जो उपयोग है वो फ़ायदेमंद है। बाकी लोगों को ये केमिस्ट की दुकान से ये दवाई लेकर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और इसके परिणाम बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर ही रहिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिरीष रमन जैन है और मैं विगत 18 वर्षों से भोपाल में शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवाएं दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हमारे देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो इस समय बहुत सारे अभिभावकों के मन में बच्चों के टीकाकरण को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं कि बच्चों को टीके कैसे लगवाएं। तो इस संबंध में मेरा मत है कि कोरोना महामारी एक विशेष परिस्थिति है। इस दौरान घर से बाहर निकलने और ख़ास तौर पर अस्पताल या क्लिनिक्स पर जाने से आप जाने अनजाने में कोरोना संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस समय अधिकांश मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमण की रोकथाम और कोरोना मरीजों के जान को बचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। इसीलिए यही सलाह दी जा रही है कि टीकाकरण या रूटीन चेकअप और अन्य छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप अस्पतालों में ना जाएं, लॉकडाउन समाप्त होने का इंतज़ार करें और समाप्त होने के बाद ही अपने बच्चे का टीकाकरण कराएं तो ये उचित होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर AK द्विवेदी, सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आप सभी को सादर नमन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना या कोविड-19 के प्रकोप से पूरी दुनिया परेशान है, हमारा भारत देश भी अछूता नहीं रहा है।
तो यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो रही है, गले में कोई परेशानी हो रही है, सर्दी जुकाम खांसी लग रही है, या तेज़ बुखार आ रहा है, या सांस लेने की परेशानी हो रही है, तो तुरंत ही किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर देश के कोरोना का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो घर में छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनका हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है या जो बार बार जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, ज़रा सा मौसम परिवर्तन पर जो बीमार हो जाते हैं, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार हमको सचेत करते रहते हैं कि हमको घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, स्टे होम, डोंट गो अवे फ्रॉम होम। तो इसका विशेष रूप से पालन करें। आप देखिए दोस्तों, पुलिस वाले कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। हमको हमारे स्वस्थ रहने के लिए, घरों में रहने के लिए वो खुद रोड पर खड़े हैं। हमारे चिकित्सक बंधु कितना काम कर रहे हैं, हमारे जो सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो लोग कितना कार्य कर रहे हैं। हमारा पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, देश के आयुष मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना सारा कार्य कर रहे हैं ताकि हम लोग स्वस्थ और सुखी रहें। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर स्वस्थ और सुखी रहेंगे। आप अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी के साथ मैं आपको आयुष की जो इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था उस दिन, आप थोड़ा सा लौंग का पानी लीजिए, अदरक का पानी लीजिए, तुलसी का पानी लीजिए, या पुराने समय में जो काढ़ा होता था अदरक, हल्दी और अजवाइन गुड़ का, वो लीजिए। और थोड़ी भी परेशानी हो, गले में कोई परेशानी हो, सर्दी खांसी बुखार हो, तो तुरंत चिकित्सक को आप बात करिए। आपके जो फैमिली फिजिशियन है उनको आप कॉल कर सकते हैं, या जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर संपर्क करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर अशोक जैन, शांतिराज हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, मंदसौर, मध्य प्रदेश, एक कैंसर सर्जन हूँ। और इस नाते मेरे पास मेरे कई मरीजों के कॉल्स आ रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमको इस कोरोना के दौर में किस तरह की प्रिकॉशंस रखना चाहिए और हमें इसके लिए और क्या करना चाहिए। ऐसे मरीज़ों को मेरा ये सुझाव है कि जो भी नॉर्म्स बचाव के लिए, कोरोना के लिए बताए गए हैं और रोज़ आजकल टीवी पे बताए जा रहे हैं, उन सभी नॉर्म्स का अच्छी तरह से पालन करना है, कठोरता से पालन करना है। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स जिनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जा चुकी है, वैसे पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। मतलब ये है कि उनकी किसी भी बीमारी से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। अतः ऐसे पेशेंट्स को बहुत केयरफुली रहना चाहिए। किसी भी तरह के इन्फेक्टेड पेशेंट नॉर्मल पेशेंट्स के पास में नहीं जाना चाहिए। जिनको खांसी, सर्दी, बुखार, जुखाम है, उनके पास न जाना चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए और कुछ विटामिन्स लेते रहना चाहिए, जिससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बनी रहे। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि कैंसर पेशेंट्स को ही कोरोना इन्फेक्शंस ज़्यादा होंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीतीश श्रीवास्तव। आज हमारा देश तथा विश्व एक व्यापक वैश्विक बीमारी जिसका नाम है कोरोना वायरस जदीद, उससे गुजर रहा है। यह बीमारी सबसे पहले चीन के वुहान शहर से शुरू हुई थी, जहाँ पर वहाँ पे चाइनीज़ वेट मार्केट, यानी कि जो वहाँ का स्लॉटर हाउस जहाँ पे रहते हैं, वहाँ से ये बीमारी चालू हुई थी। वहाँ पे जो वर्कर्स कुछ काम कर रहे थे, उनमें सबसे पहले इस बीमारी के लक्षण देखे गए थे, जिसे उन्होंने एटिपिकल न्यूमोनिया नाम दिया था। क्योंकि वो जो भी अभी तकनीक है बीमारी को दूर करने की, वो सब नाकाम रही थी। धीरे धीरे ये बीमारी पूरे विश्व में फैल गई। सबसे पहले मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो मैं एक डेंटिस्ट और एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से आपको सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम एज पर जो गाइडलाइंस हमें एडीए तथा आईडीए से जो हमें
मिली हैं उसके हिसाब से हमसे यह कहा गया है कि जो भी आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स हैं वो ही सिर्फ करें, तथा जो भी आप चीज़ें पोस्टपोन कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट्स आप उनको थोड़े टाइम के लिए रोक दें। जो सबसे पहले बात होती है जैसे कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में सबसे पहले आते हैं कहीं आपका सबसे इन्फेक्शन, जिसे हम हमारी भाषा में सेलुलाइटिस कहते हैं। दूसरा कहीं ट्रॉमा, जिसमें आपका जबड़ा तथा दांत टूट गया हो। तीसरा आपका आता है किसी तरह का आपको खून का रिसाव जो कि बंद नहीं हो रहा हो। दूसरी जो सेकेंड डिग्री में आते हैं जिनमें हम पोस्टपोन कर सकते हैं, पर इमरजेंसी भी होती है जिसमें दांत का दर्द, जिसमें अंदर दांत सड़ रहा होता है, अंदर मवाद भरी हुई हो, दांत सड़ने की वजह से नया दांत लगाने वाला काम। तथा तीसरे तरह के वो चीज़ें आती हैं जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे तार का इस्तेमाल, जैसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, दांत का सफ़ेदीकरण की ट्रीटमेंट जिसे हम एस्थेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। और तीसरा आता है आपका बाकी सब ट्रीटमेंट। तो कारण ये है कि हमें सबसे पहले क्यों ट्रीटमेंट हमें पोस्टपोन करने चाहिए, क्योंकि जब हम दांत का इस्तेमाल करते हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं एरोटर, उससे अगर कोई हम पीड़ित बीमार व्यक्ति हमारी क्लिनिक में आता है तो उससे फ्यूम्स जनरेट होते हैं। जो फ्यूम्स का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट्स से हम मरीज, जो अगला मरीज आने वाला उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं तथा खुद इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को मनाही है। जो भी हो सकता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट, सिर्फ वही आप, जो पोस्टपोन नहीं हो सकते वही आपको करने के लिए हमें गाइडलाइंस पास हुई है। और जो ADA से हमें और भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें ये कहा गया है कि डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा एक प्रोफेशनल वर्ग है, हेल्थ केयर वर्कर, जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 के से इन्फेक्शन के प्रोन है। सबसे और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जब आपकी क्लिनिक पे मरीज आए तो आपको उन मरीज से आप लोगों को, डेंटिस्ट लोगों को ये पूछना चाहिए कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, कि आप कुछ दिनों में बाहर तो गए नहीं हैं, आपको फीवर तो नहीं है, अगर फीवर है तो उसका कारण क्या है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स, ये आपको इस्तेमाल करनी चाहिए हर डेंटिस्ट को, हर मरीज के लिए। अब नहीं, जिसमें इसमें होता है इंक्लूड एक हेड कैप, दूसरा आपका एक फेशियल शील्ड, जो मैंने आपको एरोसोल्स के बारे में बताया, ड्रॉपलेट्स के बारे में, वो आपके चेहरे पे नहीं आते। और तीसरा आता है आपका गाउन, जो आपको बाकी जगहों से बचाता है। और हर मरीज करने के बाद आपको क्लिनिक का फ्यूमिगेशन करना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का आप पालन कर रहे हैं, इन गाइडलाइंस का, तभी आप अपने ट्रीटमेंट पे प्रोसीड करिए। और अंत में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आप जो भी गाइडलाइंस, हमें लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी गाइडलाइंस आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ MP एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस से जो भी आपको गाइडलाइंस मिले, आप उनका बिल्कुल पालन कीजिए। अपना हर समय अपना मास्क पहन के रखिए। कहीं भी आप बाहर जाते हैं अनावश्यक रूप से अपने मुंह तथा चेहरे तथा नाक को ना छुएं। कहीं पे भी आप किसी से भी संक्रमण से, जहाँ भी आपको बचने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिसमें आप दूसरे बंदे से कम 3 से 6 फीट का डिस्टेंस आपस में रखें, दूरी बना के रखें। और मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी बड़ी बीमारी को बहुत लॉकडाउन के जरिए कंटेन करने की बहुत अच्छी कोशिश की है। कृपया उनका साथ दें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और सभी गाइडलाइंस का पालन करें। हम इस सब बीमारी से मिलकर जीत सकते हैं। नमस्कार, मैं डाइटिशियन रूपश्री जायसवाल, मदरहुड हॉस्पिटल इंदौर। कोरोना वायरस ने आज पूरे देश में आतंक मचा के रखा हुआ है। इस कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घरों में रहें और अपने हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोते रहें। इसके अलावा आप अपने भोजन में संतुलित आहार का उपयोग करें। संतुलित आहार का मतलब उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, सलाद, ये सारी चीज़ें हों। जैसे कि लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से हम हरी सब्जियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप जो आपके घर में अवेलेबल है, जैसे कि दालें हैं, तो दालों को बदल बदल के उपयोग करें। कभी चना, राजमा, छोले, चवले, इन सभी चीज़ों में, इन सभी दालों में आपको कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। और प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है। इसके साथ साथ अगर हम अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड लेते हैं तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए विटामिन सी के लिए आप रोज़ाना फलों का उपयोग करें। फलों में आप खट्टे फल जैसे कि संतरा, अनार, सेब फल, पपीता, मौसम्बी, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी फलों का भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो हम कैसे विटामिन सी और आयरन या हम कैल्शियम या प्रोटीन का समावेश कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ कि रोज़ाना अगर आप गेहूं के जवारे का रस अपनी डाइट में लेते हैं तो आपको इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम और प्रोटीन मिल जाएंगे। गेहूं के जवारे घर में उगाना बहुत आसान होता है। इसको अगर आप 7 गमलों में, रोज़ एक एक गमले में आपको गेहूं के दाने डालने हैं और उसके बाद में 7वें दिन जो पहला वाला गमले का गेहूं के दाने के जो जवारे निकलेंगे उसका रस बना के आपको पूरे परिवार को पिलाना है। ये जो रस होता है ये बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिवर्धक होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी से इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ में आप रोज़ाना सूखे मेवे जैसे कि बादाम, अखरोट, अंजीर, इन सबको पानी में भिगो करके रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग में लेना शुरू करें। इससे भी आपका इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव होगा। साथ साथ अगर आप रोज़ाना अपने थोड़ा सा व्यायाम करें, अपने दिनचर्या को ना बिगाड़ें कि अभी कुछ काम नहीं है, अभी कहीं जाना नहीं है तो हम देर से उठ रहे हैं, देर से सो रहे हैं, इससे आपका इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव नहीं होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि रोज़ाना आप अपने टाइम पर जल्दी ही उठें और रोज़ाना 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के आसपास रोज़ाना व्यायाम करें। व्यायाम करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली करता है, प्लस हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल्स में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुँचती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम और भी इम्प्रूव होता है। साथ साथ में आप पानी या फिर लिक्विड का इंटेक अच्छी मात्रा में रखें। कोशिश करें कि फ्रिज का ठंडा कोई भी चीज़ ना खाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में अगर थोड़ा सा भी ठंडा या ठंडी चीज़ें हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा गले में खराश, खांसी होना या सर्दी होना ये हमारे इम्यूनिटी पावर को वीक करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ भी फ्रिज का रखा हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। कोशिश करें कि दिन में 2-3 बार आप अदरक का पानी, अदरक, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च का पानी पिएँ। ये अगेन आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में, आपकी गले की खराश को दूर करने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सब इन सब चीज़ों को अपनाएं और घर पर रहें और स्वस्थ रहें। वैद्य चंद्रशेखर तिवारी, छाया परीक्षक एवं नाड़ी विशेषज्ञ, भोपाल से हूँ। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि पूरा विश्व कोरोना नाम के वायरस से आतंकित है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दूसरा बार 19 दिन का भारत बंद का आह्वान किया है और सभी लोगों से अपने अपने घरों में रहने के लिए निवेदन किया है। तो मैं आपके सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आपके लिए कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, वो जो है निम्न है, ताकि आप लोग सुखी रहें। नंबर 1 चीज़ है कि आप लोग घर में बच्चों एवं बुजुर्गों के साथ रहते हुए या उनकी सेवा करते समय अपने मुंह को किसी कपड़े या मास्क लगा करके बांध कर रखें। सांस ही ऐसी कोशिश करें कि अपनी सांस उनकी सांस में या उनकी सांस आपके शरीर में न लगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके घर में कोई तांबे का पात्र है तो तांबे के पात्रों का पानी ही पिएं। तीसरी चीज़ है कि दाएं हाथ की कलाई में 1 से 2 ग्राम तक कपूर लेकर के कपड़े में जरूर करके बांध करके रखें। और है नाभि और नाक में देसी घी या सरसों का तेल या खोपरे का तेल जो आपके घर में उपलब्ध हो उसको लगा करके सोएं। इसके अलावा जो अगर खांसी, जुखाम या बुखार जैसी बीमारियां अगर हो रही हैं तो तत्काल पास के नज़दीक के सरकारी चिकित्सालय में जाएं और सरकार द्वारा समय समय पर जो बताए जा रहे एहतियात हैं उनका अच्छे से पालन करें। इसके अलावा जो घरों में जो हरी सब्जियां या फल आ रहे हैं उनको गर्म पानी से धो करके सेवन करें। धन्यवाद। हाय इंदौर पुलिस, डॉक्टर्स, नगर निगम कर्मचारी सभी लगे हैं आपकी सेवाओं के लिए। प्लीज़ और आप सबसे एक विनती करना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ घरों में रहिए। मुझे पता है घरों में रहने से बहुत तकलीफ हो रही होगी, पर घरों में रहना ज़्यादा अच्छा है बजाय हॉस्पिटल में, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने का सिर्फ एक मूल मंत्र है, स्टे एट होम।
तो अगर जितने दिनों तक आप घर में रहेंगे, जितने गवर्नमेंट ने आपसे अपील की है कि सपोर्ट मांग रहे हैं, उतने दिन तक अगर आप घरों में रहेंगे, डेफिनेटली हम कोरोना को हरा देंगे और बहुत जल्दी हमारे चौराहे इंदौर के, हमारे बाजार वापस चाक चौपट हो जाएंगे। तो आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन है, स्टे एट होम, प्लीज़ गवर्नमेंट का साथ दीजिए और थोड़ी तकलीफ हो रही हो तो झेल लीजिए, क्योंकि ये शहर हमारा है, ये देश हमारा है, उसे हमें वापस से रौनक भरा करना है। जय हिंद। मैं पूजा भट्ट केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे हस्बैंड श्री संजय भट्ट नवोदय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। हम दोनों ने घर में ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोरोना के ऊपर एक गीत बनाया है, जो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत। सारे डॉक्टर नर्सेस कोशिश करवाते हैं, पुलिस प्रशासन का भी अभिनंदन करते हैं। दिन दिन निकलेंगे जीवन पथ पर आगे, फिर विश्व गुरु होगा भारत महान मेरा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, ये भी गुजर जाएंगे, घबराना कैसा। हरीश जयसवानी, शीर्ष विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम। कोरोना वायरस की इस आपदा की घड़ी में, जिसने समस्त विश्व को झकझोर कर रख दिया है, आप सभी ग्वालियर वासियों से इल्तजा करना चाहूँगा कि ऐसे वक्त पे जहाँ भारत में कोरोना वायरस ने अपने पांव पसारने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, हम सब लोग भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी नियमों का कतई उल्लंघन न करें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोशिश करें कि हम स्वयं व आसपास सभी लोगों को इस संदेश के माध्यम से घरों पर रहने के लिए कहें। अपने बच्चों को अपने घरों में इस तरह व्यस्त रखें ताकि वो बाहर घर के न जा पाएं। कंप्यूटर
लैपटॉप, मोबाइल, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से भी उन बच्चों को व्यस्त रख सकते हैं। कोशिश करें हम और हमारा परिवार का सभी लोग घर के अंदर रहें। निश्चित तौर पर हम इस कठिन आपदा में विजयश्री होंगे और बेहतर ढंग से मुकाबला करने में सक्षम हो सकेंगे। यदि इसके अनुपालन में कोताही बरती गई तो निश्चित मानिएगा एक महामारी का रूप ले लेगी और इसके परिणाम अत्यंत भयावह होंगे। मेरा आप सभी ग्वालियर वासियों से विनम्र अपील, इल्तिजा, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए घर में ही रहें। लॉकडाउन जब तक सरकार द्वारा जारी किया गया है उसका अनुपालन करते हुए लॉकडाउन की स्थिति में निर्देशों का पालन करते हुए घर में रहने का प्रयास करें। हम विजयश्री होंगे। कल का दिन बेहतर दिन हमारे लिए साबित होगा। परमपिता परमेश्वर से यही गुजारिश करता हूँ कि हम सबको आशीष दे कि हम इस आपदा की घड़ी में देश के सामने आई इस चुनौती को बेहतर ढंग से मुकाबला करने में सक्षम हो सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ, यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति, जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा साथियों, हम 21 दिन के नाजुक दौर के जो संक्रमण काल था उससे गुजर चुके हैं और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। निश्चित रूप से ये हमारे हित में है। जिस तरह से हमने पिछले लॉकडाउन की अवधि में सारी सावधानियां रखी थी, उसी तरह से हमें 3 मई तक वापस वैसी ही सारी सावधानियां रखना है। आप सभी को मालूम है कि सावधानियां क्या रखना है। हमें 20 सेकंड तक हाथ धोना है, अच्छी तरह से हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है और यदि हम कहीं आते जाते हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करना है। साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शासन, प्रशासन और हम सब ने मिलकर इस कोरोना महामारी को खत्म करने, समाप्त करने, उस पर नियंत्रण करने के लिए जो कोशिशें की थी वो अब परवान चढ़ने लगी हैं और कुछ हद तक हमने उस पर नियंत्रण कर लिया है। लेकिन हमने जो नियंत्रण कुछ सीमा तक किया है, इसको पूरी तरह से हमें महामारी को समाप्त करना है। इसके लिए हमें वापस पुनः सारी सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि हम कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। तो यदि हम कोई सामान लेने भी निकलते हैं, जैसे बहुत ज़रूरी किराने का सामान लेना है, सब्जी लेने जाना है, यदि इसके लिए घर से बाहर निकलते हैं तब भी हमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है और तुरंत सैनिटाइज़र का उपयोग करना है। लेकिन इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ना घबराने की ज़रूरत है। आप इस समय का जो उपयोग है वो अपने अच्छे रचनात्मक कार्यों के लिए कीजिए। परिवार के साथ मनोरंजन वाला समय निकालिए, आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी और
अपने बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए ताकि उनका जो एजुकेशन फील्ड है उसके लिए वो आगे बढ़े। तो साथियों, हम जो कोशिशें कर रहे हैं वो कोशिशें पूर्ण होगी और निश्चित रूप से भारत जीतेगा और इस कोरोना महामारी को हम पूरी तरह जड़ मूल से समाप्त करेंगे। Hello friends, I am Dhruv from Bhopal. As we all know that in this critical situation, the world is suffering from a kind of deadliest error of human life. Yes, it's the novel coronavirus. The name seems to be much familiar to all the people living out there in the whole world. It seems to kind of really deadliest and new virus discovered by the humans, and presently there isn't any kind of particular cure of this virus. So prevention is better than cure. The statement discloses a chasmic and cavernous meaning. Our safety seems to be out there in our hands, and even for this, the government is ensuring much of the good task for the people to prevent the further spread of this virus. All these lockdowns and seals seems to be out there for the Indian citizen only, and as an Indian citizen, it's our responsibility to prevent the further spread of this virus. As an Indian citizen, we are only the people who can just prevent the further spread of the virus by maintaining some of the minor practices at our homes. Firstly, we shouldn't just move out of our houses. All the essential supplies are just going to be out there at our doorsteps. And as per the schemes of the government, all the supplies are just going to be out there at our doorsteps. And we shouldn't just move out of our homes. Secondly, we should just wear a mask. And we should be self-isolated when we used to be suffering from a kind of common cold. Even a common cold seems to be a kind of thing which need a self-isolation. And social distancing seems to kind of really most important topic. Whenever you used to move out of the houses for essential services, you should just wear a mask and maintain a certain distance from other people. In this critical situation, even Prime Minister Narendra Modi seems to be a really great person and a great role model, not only for India but all the countries across the globe. We should be thankful to Prime Minister Narendra Modi for maintaining such a kind of task. He is even providing a kind of shelter to all the peoples who are moving from their hometowns to other places in search of shelters. So we should be thankful to our government and thankful to our doctors, and as an Indian citizen, it seems to kind of responsibility to provide some of the foods to the people who seems to be without shelter. So we should just understand the responsibility. It isn't a kind of time to just sit out there and gossip about all those things. We should just stay at home, and even we should just help other peoples too. Thank you. Stay home, stay safe. जय हिंद, जय भारत, and instead of doing handshake, do namaste. भीड़ भाड़ वाली जगह पे से जाने से बचें। अगर किसी को सर्दी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। हॉस्पिटल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें और अपने हाथों को साबुन से या हैंड वॉश से 20 सेकेंड तक धोएं और सेफ रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बाय। सभी भारतवासियों को नमस्कार। सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें। घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है, कोरोना का हराना है। प्लीज़ 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 घर में रहें। घर में रहे, मम्मी पापा को नहीं सताना है, कोरोना का हराना है। जय हिंद।